सो हाय गाइस, दिस साइड सूरज। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो जैसा कि कल IUPAC PU का मेंस का पेपर था। सो मेरा भी पेपर था। सो उसी के लिए ये वीडियो है। काफ़ी लेट हो गया है, आई नो, बट कल काफ़ी ट्रैवल में थक गया था। बरेली में रहता हूँ मैं, यूपी में, और लखनऊ में पढ़ा था मेरा। सो रात 8-9 बज गए थे आते आते। सो इसलिए फिर मैंने सोचा आज आराम से सब कुछ रिमाइंड करके लिख के ही दूंगा एनालिसिस। तो ये है मेरे फिर सेल्फ गिवन एनालिसिस। सो IUPAC PU मेंस का 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे था। एक ही शिफ्ट थी, जैसा कि सबको पता ही है, लखनऊ में था मेरा, आज़ाद कैंपस में। सो बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस रहा रीजनिंग पहला खुला, फिर GA, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि पिछले कुछ टाइम से JEE मेंस का सीक्वेंस चल रहा है IUPAC PU का। सो बात करते हैं रीजनिंग में। सो देख सकते हैं रीजनिंग में 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। सो रीजनिंग मैंने पिछली साल भी दिया था IUPAC PU मेंस का, तो उस समय तो मेरा एवरेज गया था। इस बार पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी इजी पेपर लगा मुझे, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट का। सो बात करते हैं कितने अटैम्प्ट रहे मेरे रीजनिंग में। 2 मार्क्स वाले 11 क्वेश्चन करे हैं मैंने, और 1 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन करे हैं। तो 11 दूनी 22 और 8 30 मार्क्स का रीजनिंग में किया है मैंने। ऑलमोस्ट 25 प्लस लगभग सभी ने किए हैं, 25 प्लस मार्क्स के। सो ऐसा ही था पेपर। इसमें सबसे पहले मैंने जो 2 नंबर का एक वर्ड आया था, वो 7 लेटर का कोई वर्ड था, उसे मीनिंगफुल बनाना था, फिर राइट हैंड से तीसरा बताना था क्या आएगा। सो मेरा तो डेस्पेयर बना था। फिर उस डेस्पेयर के हिसाब से मैंने तो फिर A लगा दिया उसका आंसर। लेकिन बाद में पता चला, एनालिसिस देखे लोगों के, तो कुछ लोग बता रहे हैं प्रेस्ड भी बनेगा। फिर हाँ, वो मैंने बना के देखा तो प्रेस्ड भी बन रहा है। सो लगता है वो वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया फिर। तो ये शायद 2 नंबर में ही था, तो 11 में से एक ये तो रॉन्ग हो गया। चलो कोई बात नहीं। बाकी के 10 क्वेश्चन वही 2 पजल की थी। एक पजल वाली थी डेजिग्नेशन वाली, बहुत ईजी थी वो, तो 6% की थी। एक सिटी से बिलोंग कर रहे थे और शायद स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रहे थे, लाइक करते होंगे। सो वो वाली मैंने की थी पजल एक। उसके साथ 5 क्वेश्चन थे, वो तो इजीली बन गई थी। अरे बहुत इजी थी वो तो, क्लर्क मेंस की कह सकते हो, क्लर्क मेंस लेवल की होगी। फिर दूसरी थी एक, जो 8% बैठे थे सर्किल में, 4 सर्किल में ही थे ना, हाँ, 4 आउटसाइड फेस कर रहे थे, 4 इनसाइड। फिर वो तो इजीली बन गया था, 2 ही पॉसिबिलिटी में बन गया था। लेकिन फिर उनको एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना था। इसमें ये कहा रखा था कि जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं वो साउथ में देखेंगे स्ट्रेट लाइन में, और जो इनसाइड फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ में देखेंगे। और ये भी कह रखा था कि जो सर्किल में नेबर बैठे हैं वो स्ट्रेट लाइन में नेबर नहीं होंगे, ये कंडीशन दे रखी थी। और 2 लेटर दिए थे P और Q, उनके राइट में, इमीडिएट राइट में बताया था कि कोई अल्फा वॉवल नहीं आएगा। वॉवल 4 ही थे, A, E, I, O, 4 वॉवल थे। P और R किसी कंडीशन की वजह से P और R के राइट में वो नहीं आ रहे थे। तो उस हिसाब से शुरू में तो थोड़ा मुझे लगा ट्रिकी। फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा, ये भी बोला था कि जो नेबर में बैठे हैं सर्किल में वो स्ट्रेट लाइन में नेबर में नहीं होंगे। तो अगर वो कंडीशन लगा रहे थे तो फिर आसानी से 2 पॉसिबिलिटी में बन गया था। सो 5 क्वेश्चन उसके हो गए थे। इस हिसाब से 11 क्वेश्चन हो गए थे। और फिर 8 क्वेश्चन 1 नंबर में हो गए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन थे मशीन इनपुट के। बहुत इजी था मशीन इनपुट,
देखते ही मतलब हो गया था, बस लिखने में ही बनाने में ही 5 स्टेप में हुआ था, बनाने में ही टाइम लगा होगा बस। फिर शायद 2 वो थे स्टेटमेंट वाले थे, तो वैसे 3, लेकिन मैं 2 ही कर पाया। तीसरा वाला जो डायरेक्शन वाला था उसका एक ही स्टेटमेंट में कर पाया, उससे आंसर आ रहा था, लेकिन फिर तब तक टाइम ओवर हो गया तो मैंने फिर उसका लगाया नहीं, क्योंकि बिना दूसरा चेक करे कैसे लगा देता। सो 3 आए थे जिसमें से 2 ही मैंने करे। बाकी इसी और होंगे तो 8 क्वेश्चन 1 नंबर वाले हुए, तो इस हिसाब से 30 मार्क्स का हुआ था रीजनिंग में। फिर बात करते हैं जीए तो मैं SBI क्लर्क मेंस से इस बार का मैंने दिया था, सो बहुत उसकी मैंने करके गया था, लेकिन जीए मेरा बहुत बेकार हुआ था। अच्छी खासी पढ़ने के बाद इतना बेकार हुआ तो मेरा मनोबल वहीं पर टूट गया कि जीए तो भाई कोई अनप्रेडिक्टेबल है उसको। तो इस बार मैं ऐसे ही करके गया कि मतलब हाँ, ज़्यादा फोकस नहीं करना जीए पे, बस लिमिटेड करनी है, जितनी हो रही है उतनी करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो वही है, ज़्यादा जोर दे के नहीं गया, लेकिन हाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर और उससे पहले जून, इन 4 महीने का कुछ मतलब ज़्यादा तक करके गया था, एक ही बार रिवीजन किया होगा। तो उस हिसाब से भी जीए में कुछ ज़्यादा फंसा नहीं है, क्योंकि जीए में मतलब उस हिसाब से कोई फंसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ड है। जीए थी डूएबल, बस छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कह सकते हैं कि अगर जो जीए करंट अफेयर में डेली बना रहता होगा, जो डेली करता होगा करंट अफेयर और जीए की बेसिक नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए मतलब हाँ कट ऑफ निकल जाए इतना क्वेश्चन हो ही जाएंगे आराम से। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे। सो जैसा कि इसमें है 5 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के किए और 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 5 दूनी 10 और 12 22 मार्क्स के हुए हैं जीए में मेरे। सो जीए में मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन था कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कौन ऑर्गेनाइज मतलब किसके अंडर में आता है, तो NPCI लगाया मैंने आंसर, शायद यही होगा। और एक था वोटर ID के डिजिट पूछे थे, इसके तो डिजिट मुझे ध्यान ही नहीं थे, तो ये मैंने लगाया ही नहीं। एक क्वेश्चन था काउंटरफीट नोट के बारे में, था कि अगर किसी बैंक में काउंटर नोट की कुछ संख्या मतलब बताई थी, 3 शायद 3 से ज़्यादा आती है या मतलब 2 से ज़्यादा आती है, तो बैंक उन नोटों का क्या करेगी। सो जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहे थे, तो उसमें एक ये वाला भी क्वेश्चन था, तो मैंने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन पढ़े, तो मुझे वाला क्वेश्चन ऑप्शन ज़्यादा सही लगा, जिसमें कहा था कि बैंक उन नोटों को किसी भी हालत में वापस नहीं देगा जो लेके आया है, वो अपने पास रख लेगा बैंक। तो यही लगाया मैंने ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन था, वो था जैसे जेमिनी किसका है, AI गूगल का है, और ओपन AI का क्या है, ChatGPT। तो उसमें रॉन्ग पूछा था कि रॉन्ग कौन सा है, तो कोपायलट वाला जो एप्पल का दिया हुआ था वो था रॉन्ग, क्योंकि कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो मैंने लगाया। फिर एक क्वेश्चन था कि वही जो अपने 15वें वाइस BP जो बने हैं इंडिया के, राधाकृष्णन जी, CP राधाकृष्णन, वो किस स्टेट के गवर्नर रहे हैं। तो उसमें ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में था, लेकिन मैंने उसका महाराष्ट्र लगाया है। अब पता नहीं वो शायद महाराष्ट्र, तो मतलब उससे पहले तो थे ही, उससे पहले के भी थे वो 2-3 स्टेट के गवर्नर, लेकिन मैंने महाराष्ट्र ही लगाया है, क्योंकि पता नहीं कैसे। और शायद सन में आ रहा है कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि शायद ऑल ऑफ दी अबव कह रहे हैं कुछ लोग, तो आप लोग बताना अगर क्या होगा इसका आंसर। मैंने तो महाराष्ट्र लगाया है। सो एक क्वेश्चन था जो RBI का CBDC वाला जो e-rupee वॉलेट है, उसमें मिनिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं, वो था, तो उसका मैंने लगाया है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था RBI सिटीजन जो चार्टर वाला था, जो इंस्टीट्यूशन और
सिटीजन की सर्विसों को एक लिस्ट में कर दिया है, तो 204 उसका ऑप्शन था। 204 लिस्ट मतलब 204 सर्विसों को एक लिस्ट में, सिंगल लिस्ट में कर दिया है, वो मैंने लगाया है। एक क्वेश्चन केसीसी स्कीम से रिलेटेड था, और एक था पीएम स्वनिधि स्कीम का एक्सटेंशन पूछा था, कहाँ कब तक बढ़ा दिया और उसके लिए कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है। तो मैंने तो इसका शायद लगाया है 2028 लगाया है मैंने। आप लोग बताना अगर क्या है इसका आंसर। मैंने तो 2028 लगाया है और अमाउंट दिया था 8500 करोड़ रुपए। आप लोग बताना क्या इसका सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन था फॉरेन रेमिटेंस लिमिट पूछी थी। फॉरेन रेमिटेंस लिमिट कितनी भेज सकते हैं, आपको तो सभी को पता होगा, $2.5 लाख। फिर एक क्वेश्चन था सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक एक्सरसाइज पूछी गई थी जेपेड, ये कहाँ पर हुई थी। इसका मैंने पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था कि कहाँ पे है। ये वाला मैंने नहीं लगाया। फिर एक क्वेश्चन था कि प्रभा पोर्टल वो आरबीआई का है। पहले आरबीआई और सेबी में मैं कंफ्यूज हो रहा था काफ़ी, फिर मैंने आरबीआई लगा दिया। आरबीआई शायद सही है। फिर एक क्वेश्चन था पद्म अवार्ड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें पूछा था रॉन्ग कौन सा है। तो एक ऑप्शन था इसमें कि पद्म अवार्ड मतलब डेथ के बाद दिया जाता है, तो वो तो सही है कि हाँ डेथ के बाद ही दिया जाता है। और एक ऑप्शन था कि इसमें कैश प्राइस 5 लाख रुपए दिया जाता है। ये मैंने अभी गूगल पे चेक किया था, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें कोई कैश प्राइस नहीं दिया जाता है। मैंने ये वाला सही लगा दिया, यानी ये मेरा रॉन्ग हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, ये मतलब आंसर में आना चाहिए था, क्योंकि उसमें रॉन्ग पूछा था। ये मैंने सही लगा दिया, तो ये मेरा गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन था WFP कोई ऑर्गेनाइजेशन था कि इसको किस कंट्री ने फोर्टिफाइड राइस के लिए मतलब राइस दिया है, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने इंडिया लगाया है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, मतलब हेल्प की है राइस की। और एक क्वेश्चन था एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड था। जितने क्वेश्चन याद थे मैंने बता दिए जीए के। फिर बात आती है इंग्लिश की। सबसे खराब मेरा पेपर में होने वाला सेक्शन इंग्लिश, चाहे डिस्क्रिप्टिव की बात करो चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करो, ये इंग्लिश मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब मॉक में तो भले ही अब मेरे थोड़े सही मार्क्स आने लगे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन एग्ज़ाम में मेरा इंग्लिश सही नहीं होता, कभी सही नहीं होता है इंग्लिश, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। वही हाल यहाँ पे रहा। इंग्लिश में मेरा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो 5 थे, एक ही मैंने किया, एक ही साल में आया मुझे उस समय। 1 मार्क्स वाले देख सकते हैं आप लोग, 14 क्वेश्चन करे हैं। ओवरऑल 15 क्वेश्चन इंग्लिश में करे हैं। आई नो इतने सारे एनालिसिस आप लोगों ने देखे होंगे, सबसे कम मेरे ही होंगे इंग्लिश में। क्या ही कर सकते हैं, कोई ना कोई सेक्शन हर किसी का सब पूरा पेपर परफेक्ट हो ऐसा सही बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। किसी ना किसी का कोई ना कोई सेक्शन, मेरे हिसाब से जीए और मैथ मेरा सही गया है, वो रीजनिंग और मैथ मेरा सही गया है। जीए भी मेरे हिसाब से सही गया है। एक सेक्शन बचा जो सही नहीं होना था, वो इंग्लिश ही हुआ। कुल मिला के इंग्लिश में 16 मार्क्स का हुआ है। अब देखो भाई 16 में से कितने आते हैं। फिर बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में मैंने 2 मार्क्स के शायद 7 क्वेश्चन किए हैं और 1 मार्क्स वाले 9, तो 7 दूनी 14, 9 23 मार्क्स का क्वांट में हुआ है मेरा, 23 मार्क्स का। तो ओवरऑल 91 मार्क्स का हुआ है मेरा विदाउट डिस्क्रिप्टिव। क्वांट में एक डी आई थी प्रॉफिट वाली, 4 कुछ दिए थे कॉलेज वगैरह। 2020 और 2021 का 2 डेटा दिया हुआ था प्रॉफिट का, और इनका एक टेबल में इनका डिफरेंस दिया हुआ था। तो वहाँ पे एक्स डाल रखा था, लेकिन वो एक्स आसानी से निकल गया था। ये वाली हो गई थी डी आई प्रॉफिट वाली। और एक डी आई थी वो वाली चॉकलेट वनीला वाली,
सो ये प्रॉफिट वाले में भी 5 क्वेश्चन थे, चॉकलेट वनीला वाले में भी शायद 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें ये ध्यान नहीं है मुझे कि कौन सी 2 नंबर की थी, कौन सी 1 नंबर की थी। सो चॉकलेट वनीला वाली भी मैंने DI कर दी थी और प्रॉफिट वाली भी कर दी थी। एक DI थी फीमेल और मेल वाली थी, ये बार ग्राफ में थी और लाइन मिक्स थी, लाइन ग्राफ भी था तो मिक्स थी। ये मैंने सबसे एंड में पहुंचा इस पे। सो 2 ही मिनट बचे थे तो मैं 2 मिनट में तो कर नहीं पाता, मैंने देख लिया था ये 2 मिनट में होती भी नहीं। सो फिर इसका एक ही क्वेश्चन मैंने सोचा एक क्वेश्चन लाओ करके देखते हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया था जिसका उसमें क्वेश्चन था कि किसी कॉलेज के मतलब जो भी दिया था ABCD उसके फीमेल मतलब मेल और दूसरे किसी के फीमेल से कितना कम या ज़्यादा, तो उसका मेरा 250% आंसर आया था। ऑप्शन में 250 भी था तो मैंने वही लगा दिया, उसका एक क्वेश्चन हो गया। फिर बाकी 1 नंबर में इसमें क्वाड्रेटिक के 2 सिंपल क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक के कोऑर्डिनेट करके मतलब घुमा फिरा के भी 2 क्वेश्चन अलग से दिए हुए थे। और क्वांट में एक क्वेश्चन था जो सबसे पहला मेरा खुला था कि एक स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, स्क्वायर की साइड x दे रखी थी, जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ थी वो भी x के फॉर्म में दे रखी थी, तो उससे मतलब x की वैल्यू आ गई थी, तो लेंथ और ब्रीथ रेक्टेंगल का आ गया था। अब मेरे को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उस समय तो मेरा सही हो गया था मेरे हिसाब से। अब मैंने एक एनालिसिस में देखा कि उसमें क्या आप लोग बताना है, उसमें पेरीमीटर रेक्टेंगल का पूछा था या एरिया पूछा था, क्योंकि मैं तो एरिया वही निकाल के आया हूँ। तो 25 उसकी लेंथ आ रही थी, 9 ब्रीथ आ रही थी, 25 में 225 मैंने आंसर लगाया है, एरिया समझ के मैंने लगाया है। अगर उसने पेरीमीटर पूछा हुआ होगा या तो यार मेरा ये गलत हो जाएगा, पता नहीं यार। अगर ऐसा हुआ तो मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि मतलब पेरीमीटर पूछा है, एरिया का मैंने निकाल दिया। आप लोग बताना अगर ध्यान हो तो कि एरिया पूछा था या पेरीमीटर पूछा था। मैंने तो 225 आंसर लगाया उसका, वो ऑप्शन में भी था इसलिए। चलिए फिर इतना ही क्वांट में बता सकता हूँ मैं। 23 मार्क्स का हुआ है, ओवरऑल 91 मार्क्स का हुआ है मेरा। सही आएगा इंग्लिश को, अगर इंग्लिश वो ही है, इंग्लिश में और सही हो जाता तो अच्छे खासे 100 मार्क्स का हो सकता था। फिर आता है सबसे ख़राब सेक्शन मेरा, डिस्क्रिप्टिव वाला, जो मेरा पिछली बार भी डिस्क्रिप्टिव ऐसा ही गया था। मैं सोच रहा था कि खाली कट ऑफ निकल रहा है, पिछली बार हालांकि कट ऑफ निकल भी गई थी, लेकिन पिछली बार ऐसा था कि लेटर मैंने सही लिख दिया था, उसकी वजह से मुझे लग रहा है निकल गई थी। बाकी ए से में तो मैं 100 वर्ड भी नहीं लिख पाया था पिछली बार। सो इस बार भी मेरा ऐसा ही गया है डिस्क्रिप्टिव। इस बार तो ऐसे दोनों टॉपिक आए हैं जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, ज़्यादा क्या ही लिख पाओ। तो वही बायोडाइवर्सिटी ए से वाला मैंने लिखा था बायोडाइवर्सिटी पे। सो उसके मैंने 150 वर्ड भी नहीं लिख पाया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा उसमें। और टाइम मेरा इसलिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में शुरू में ख़राब हो गया कि दोनों ऐसे टॉपिक थे, मैं कम से कम 3-4 मिनट तो मैंने यही सोचने में लगा दिया कि किसके बारे में ऐसे लिखूं, किस टॉपिक पे लिखूं। यही समझने में मेरे 3 मिनट लगभग ख़राब हो गए थे। सो फिर 150 वर्ड भी मेरे नहीं हो पाए थे डिस्क्रिप्टिव में, वही है। और RC भी इतना मतलब इंटेंस डीप नॉलेज से पे बेस्ड RC आया था कि मतलब क्या ही पूछो। गाइड मतलब मॉक में जो दिए थे मैंने, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते जा रहे थे, उसमें RC करते जा रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था बिल्कुल। तो उसके 4 क्वेश्चन में से 3 ही कर पाया मैं, बाकी ऐसे उसके तो 100+ ही वर्ड लिख पाया हूँ। देखते हैं इसकी बस पिछली बार की तरह इस बार भी यही सोच रहा हूँ, इसका कट ऑफ निकल जाए डिस्क्रिप्टिव का। बाकी तो फिर 91 मार्क्स का हुआ है विदाउट उसके। चलिए फिर ये रहा मेरा एनालिसिस। सो आप लोग भी बताना कैसा गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।